21 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। 21 में लिखा हुआ है यू आर गिवन दी फॉलोइंग रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स, मुख्तलिफ सालों के मुख्तलिफ रेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेट, आपको इफेक्टिव रेट ढूंढना है। फाइंड द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट या इफेक्टिव रेट जो है उसको कैलकुलेट करने का एक तो हमारा फॉर्मूला था EAR इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। इफेक्टिव एनुअल रेट का एक तो ये फॉर्मूला था 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब एक साल की बात हो रही हो। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब एक सिंगल ईयर की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल सवाल में लिखा हुआ हो कि आपका जो नॉमिनल रेट है वो नॉमिनल रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और आपसे ये पूछा जाए कि इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा, तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बोलते थे इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट यानी कि 10%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार, तो M2 होगा, डिवाइड में भी और पावर में भी -1। इस तरह से सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर एक सिंगल ईयर नहीं है बल्कि मुख्तलिफ साल हैं, तो हमें पूरे इस पूरे टाइम का इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढना। और इफेक्टिव एनुअल रेट की डेफिनेशन क्या होती है? इफेक्टिव एनुअल रेट हमें ये बताता है कि एनुअल बेसिस पर क्या ग्रोथ हो रही है। एनुअल बेसिस पर जो एवरेज ग्रोथ है ना, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी है। ठीक है, पहले तो इसकी यूं मिसाल ले लो कि अगर लेट से मैं 100 रुपये जमा करवाता हूं साल 2013 के बिल्कुल शुरू में, ठीक है, अगर मैं 100 रुपये जमा करवाता हूँ साल 2013 के बिल्कुल शुरू में, पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% से मिलेगा, तो पहले साल के आखिर में मेरे 100 रुपये जो है वो 108 हो जाएंगे, बिकॉज 8% से ग्रोथ होगी। 8% से ग्रोथ होगी तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.08। अब दूसरा साल आएगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट है 9%, तो दूसरे साल का अगर इंटरेस्ट रेट 9% है तो इसका मतलब अब मेरे 108 रुपये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1.09 से। कितना बनेगा एग्जैक्ट अमाउंट बताना? सॉरी 117.72। उसके बाद फिर उससे अगले साल 10% के हिसाब से ग्रोथ होगी। 10% के हिसाब से अगर ग्रोथ होगी तो 117.72 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 कितना आएगा? 129.492। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये जमा करता हूँ, पहले साल 8%, दूसरे साल 9% और तीसरे साल 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरे 100 रुपये 3 साल के बाद 129.492 हो जाएंगे। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है? इफेक्टिव एनुअल रेट जो है उसमें आप एक ऐसी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो जो एक एवरेज हो, यानी कि यहाँ पर तो एक साल 8%, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 10%, अलग अलग रेट मिल रहा। लेकिन अगर एक ही जितना हर साल रेट मिल रहा होता तो वो क्या रेट होता कि जिससे मेरे 100 रुपये एग्जैक्ट 129.492 3 साल बाद हो जाते। एक ऐसा एनुअल रेट जो ऑन एन एवरेज इन तीनों सालों में मिल रहा होता जिससे मेरे पैसे जो है वो सेम वैल्यू पर पहुंच जाते। अगर 100 होते तो 129.492 पे पहुंच जाते। तो हम यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढने के लिए अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, S इज इक्वल टू P 1 प्लस I पावर N, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला इस लॉजिक के हिसाब से कि हम बोले यार आज मैंने 100 इन्वेस्ट किए हैं
कौन सा ऐसा रेट होगा, यानी कि आई हमें नहीं पता, कि उस हिसाब से 3 साल होगा, यानी कि N3 इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो मेरे 100 रुपये एग्जैक्ट 129.492 3 साल बाद हो जाए। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे बताओ आई कितना आता है इस हिसाब से। 8.99%। ठीक है, ये एक ऐसा एवरेज रेट है जो वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो इस सीक्वेंस से आ रहा है। यानी कि अगर 100 पर पहले साल 8%, दूसरे साल 9% और तीसरे साल 10% इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो जो रिजल्ट आएगा, और हर साल 8.99% इंटरेस्ट मिल रहा हो, इससे जो रिजल्ट आएगा, दोनों सेम होंगे। अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, पहले साल मुझे 8% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे साल मुझे 9% इंटरेस्ट मिलता है, तीसरे साल मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो भी मेरे पैसे 3 साल बाद 129.492 होंगे। और अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे तीनों साल, पहले साल भी 8.99%, दूसरे साल भी 8.99% और तीसरे साल भी 8.99% ही इंटरेस्ट मिले, हर साल का इफेक्टिवली एक ही एनुअल रेट हो, तो फिर भी 3 साल बाद मेरे पैसे 129.492 ही बनते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये वाला था सॉल्व करने का। बेटा ये एग्जाम्पल दी थी ना नॉमिनल रेट की। हाँ, जब हम लोग पहले सवाल करते थे, जब इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढते थे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ये फॉर्मूला तब यूज़ होता था जब एक सिंगल ईयर की बात हो रही हो और उसका एक नॉमिनल रेट दिया हुआ हो और हमें इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना हो। हाँ, एक और मेथड भी है, और वो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का मेथड। एक और मेथड है, वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n x1 इंटू x2 इंटू x3 -1। अब ये कैसे अप्लाई होता है? देखो, आपके पास जो 8% है ना, पहला वाला जो 8% है, इसलिए क्योंकि चैप्टर 7 और 8 के लिए तुम लोग वो उसकी दिसंबर वाली क्लास में नहीं थे ना, स्टैट्स में। बहुत ज़्यादा, हाँ, अर्थमेटिक्स। इसमें करना इस तरह से होगा कुछ कि आपका जो 8% है ना, इसको आप 1.08 लिखो, जो 9% है इसको 1.09 लिखो, और जो 10% है ना इसको 1.1 लिखो। और 3 साल है ना, 3 साल, तो n होगा 3, तो √3 अंडर रूट में 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 -1। इससे कैलकुलेट करो, देखो परसेंटेज सेम आ रही होगी। सही है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। हाँ, एक और फॉर्मूला क्या है? लेटेस्ट वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू √n -1। लेटेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे आखिर वाली वैल्यू। मिसाल के तौर पर सवाल आपको ऐसा है जो तीसरे साल के आखिर की वैल्यू दे दे। मिसाल के तौर पर सवाल आपको बोल दे कि आज आपने 100 रुपये जमा करवाए थे स्टार्टिंग वैल्यू, और वो 3 साल बाद 129.492 हो गए, √3 -1। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है। सही है, तो आप 3 मेथड यूज कर सकते हो। नंबर 1 ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहाँ अप्लाई होता है? जब आपको परसेंटेजेस का एवरेज चाहिए होता है। नंबर 2 लेटेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वैल्यू √n में -1। ठीक है, और नंबर 3 s इज इक्वल्स टू p1 + i⁻n। अच्छा, एक चीज मैं ये भी यहां पर ऐड कर दूं, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? देखो, p जो है लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, तो s डिवाइडेड बाई p
इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर एन। एन जो है अगर यहाँ पर पावर में है, दूसरी साइड पर जाएगा रूट में जाएगा, तो रूट एस ओवर पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, और 1 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो रूट ऑफ एन एस ओवर पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई। ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये इसी से बनता, सेम है दोनों। आई को आप अगर सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला बनाओ तो यही आएगा। कहाँ पर 8 9 10 लिखना है तुम्हें? नहीं लिख सकते आप, उसको इस तरह से चेंज करोगे, 1 प्लस आई में चेंज करोगे। आई मतलब कि परसेंटेज, अगर 8% है तो 1 प्लस 8% यानी कि 1.08 1.09 इस तरह से कन्वर्ट कर लिखोगे। ठीक है भाई, हो गया 21। 21 के बाद 22 पर आते हैं। 22 में लिखा हुआ है अ पर्सन डिपॉजिटेड रुपीज 700,000 इन अ बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and 3 months। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बताओ क्या करेंगे। S इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R इंटू टी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। और आप क्या करोगे, 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 9%, अच्छा 3 years and 3 months है तो 3.25, 12 महीने होते हैं ना साल में, तो 3.25 ले लेंगे हम। कितना बनेगा? 904,750। डबल जीरो सिंगल जीरो? सिंगल जीरो। 23 में लिखा हुआ है टू कंपनीज मेड फॉलोइंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम 2 different projects, compute the rate of discounting at which the present values of each set of cash flows is same यानी कि इक्वल। वो डिस्काउंटिंग का रेट बताओ जिसपे दोनों के जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हो वो बराबर हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज का क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ए कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी बी कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ए कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी बी कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ए कैश फ्लोज का क्या मतलब है? देखो, अगर ए कंपनी की बात करते हैं तो ईयर 1 पर 8080 का कैश फ्लो है, इसको मैं लिख देता हूँ 8080 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1। फिर उसके बाद होगा 9000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2। फिर इसके बाद होगा 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 3। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी बी कैश फ्लोज में 8000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस 9000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेना। अगर कैलकुलेटर पर इक्वेशन पुट कर भी सॉल्व कर रहे हो तो भी उस केस में भी इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई इस तरह से कि देखो यहाँ पर इक्वल्स टू के राइट साइड पर 8000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1 है, और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर 8080 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1 है। तो हम अगर राइट वाले अमाउंट को लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये 80 अपॉन 1 प्लस आई पावर n बन जाएगा। इसी तरह से 9000 तो कैंसिल हो जाएगा,
और राइट साइड पर हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप इसको यूं भी कर सकते हो कि 80 राइट साइड पर आए तो ये बन जाए 100 डिवाइडेड बाई 80, और 1 प्लस आई पावर 3 जो राइट साइड पर है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, तो 1 प्लस आई की पावर 3 अपॉन 1 प्लस आई। 1 प्लस आई और 1 प्लस आई की पावर 3 आपस में कैंसिल होगा, तो 1 प्लस आई की पावर 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80 कितना, 1.25, ठीक है ना। अब आई कैलकुलेट कर लो कितना आता है, 11.8%। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। In an effort to reduce the crime, the Superintendent Police of Far Town has requested the Inspector General to increase police strength in his town. He has gathered information from other towns of the city and submitted the following details to support his request. फिर ये आपको टाउन के नाम दिए हुए हैं, पुलिस की स्ट्रेंथ दी हुई है और नंबर ऑफ क्राइम्स पर मंथ दिए हुए हैं। डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन। अब बताओ यहां पर पुलिस की स्ट्रेंथ को एक्स लोगे या वाई लोगे? पुलिस की स्ट्रेंथ को एक्स लेंगे और क्राइम रेट्स को वाई, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ समेशन ऑफ एक्स कितना होगा, समेशन ऑफ वाई कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा और एन कितना होगा? समेशन ऑफ एक्स कितना है? ठीक है। समेशन ऑफ वाई फिर 918, उसके बाद फिर समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई 141,880, उसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 290,600, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 136,244, उसके बाद एन कितना है, एन 8 चीज़ें हैं ना, तो एन 8 होगा। सही है। पहले तो रिग्रेशन की इक्वेशन बनानी है ना, यानी कि आपने बी कैलकुलेट करना है और ए कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना आता है? ये ए और बी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना आता है? तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? कौन सा वाला है, दिखाओ। जितने लोगों को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट नहीं करना आता, वो टाइम बचाने के लिए वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने कैलकुलेटर पर ए बी आर वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया है। ये सब कैलकुलेटर पर कैलकुलेट होता है, मैन्युअली कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। और जिसको आता है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, मुझे ए की वैल्यू बता दो, बी की वैल्यू बता दो, आर की वैल्यू बता दो। बी जो है वो -1.062, ए कितना है 308.62, फिर आर कितना है -0.93, तो 94 कर लेते हैं। डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसके बाद आपने डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कर लिया। यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन डिटरमाइन वेदर पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ पी टाउन। अब आपको ये बताना है
यूजिंग दी अबव रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन के इक्वेशन को यूज करते हुए डिटरमाइन वेदर और पुलिस ऑफ जे टाउन, जो जे टाउन की पुलिस है, इज मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ पी टाउन, वो पी टाउन की पुलिस से ज़्यादा एफिशिएंट है या नहीं। ये जे टाउन की पुलिस है, ये पी टाउन की पुलिस है। जब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन हमें एक इक्वेशन दे देता है जिससे मैं y को प्रेडिक्ट कर सकता हूं x पुट इन कर, और ये जो इक्वेशन बनता है ये बेस्ड ऑन वेरियस प्रीवियस रिजल्ट्स बनता है ना। अब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल जे टाउन की बात करता हूं, जे टाउन में कितनी पुलिस है, पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी है, 170 है ना। और रिग्रेशन इक्वेशन के हिसाब से, अगर रिग्रेशन इक्वेशन में मैं 308.62 माइनस 1.062 इंटू 170 डालूं तो क्या आंसर बनेगा, x की जगह अगर 170 डालूं तो क्या आंसर बनेगा, सॉरी 128.08। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड क्राइम्स है। देखो, हमने रिग्रेशन इक्वेशन को ये बोला कि भाई अगर कहीं 170 हो पुलिस तो वहाँ कितने जुर्म होंगे, क्राइम्स होंगे, तो उसने बोला तकरीबन 128.08 होने चाहिए। और ये रिग्रेशन इक्वेशन जो बनी है वो बी टाउन, सी टाउन, डी टाउन, जी टाउन, के टाउन, जे टाउन, पी टाउन, टी टाउन के डेटा को लेकर बनी है। सही है। अच्छा मुझे बताओ, जे में क्राइम कितने हुए, 90 हुए। रिग्रेशन इक्वेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड ये था कि यहाँ पर 128.08 क्राइम्स होने चाहिए, जबकि हुए सिर्फ और सिर्फ 90 क्राइम्स। तो जितने होने चाहिए थे और जितने हुए हैं, इसकी एक परसेंटेज निकालने के, भाई 128.08 क्राइम्स एक्सपेक्टेड थे लेकिन सिर्फ 90 हुए, विच मीन्स के कितने परसेंट हुए क्राइम, 90 डिवाइडेड बाय 128.08 इंटू 100% से क्या होता है, 70.3%। सर ये 70.3% क्या बता रहा है, ये 70.3% ये बता रहा है कि जितने क्राइम्स होने चाहिए थे, जो पुलिस का नंबर है उस हिसाब से जितने क्राइम्स होने चाहिए थे उससे 30% कम है। एक 170 की अगर पुलिस हो कहीं तो वहां पर 128 क्राइम्स एक्सपेक्टेड थे, हुए सिर्फ और सिर्फ 90, यानी कि जितना होना चाहिए थे उसके 70% हुए, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे 30% कम हुए। ठीक है। इसी तरह से अब तुम जो है ना वो पी टाउन के बारे में बताओ। कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पर, या अदरवाइज जो फॉर्मूले ए बी और आर के जो सीखे थे उससे। अच्छा, पी वाई इज इक्वल्स टू 308.62 माइनस 1.062 इंटू 220, कितना, सॉरी हाँ 110 है ना, 110 कितना आता है, 191.78। अब अगर हम पी टाउन की पुलिस की बात करें ना तो पी टाउन में क्राइम्स कितने हुए हैं, 188। एक्सपेक्टेड ये था कि यहां पर होने चाहिए थे 191.78 क्राइम्स, विच मीन्स के एक्सपेक्टेड नंबर का कितना परसेंट हुए, 98%। या अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि जो जो एक्सपेक्टेड था ना, जितने क्राइम्स होने चाहिए थे
नंबर ऑफ पुलिस को अकाउंट फॉर कर कर उससे सिर्फ और सिर्फ 2% कम है। देखो कम तो यहां पर भी हुए हैं, जितने क्राइम्स होने चाहिए थे उससे कम है। कम तो यहां पर भी हुए हैं, जितने क्राइम्स होने चाहिए थे उससे कम हुए हैं। लेकिन उससे ये पूछा था यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन डिटरमाइन वेदर पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ पी टाउन। यस, एफिशिएंट दोनों है, मोर एफिशिएंट जे है। एफिशिएंट दोनों इसलिए हैं क्योंकि जो क्राइम्स होने चाहिए थे उससे तो कम दोनों जगह में। मोर एफिशिएंट का मतलब इन दोनों बेहतर हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? तो ज़्यादा बेहतर जो है वो जे है, क्योंकि वहाँ पर जितने क्राइम्स होने चाहिए थे उससे 30% कम है, और पी में जितने होने चाहिए थे उससे सिर्फ और सिर्फ 2% कम है। (27) Box contain the following balls: 45 red, 50 green, 38 brown and 60 white. If the above information is represented on pie chart, what will be the difference in size of angles between green and red balls respectively? अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 45 और 50, 95, कितनी है? 193। ठीक है, तो जब हम एंगल बनाते हैं, चलो हम सारे ही एंगल बना लेते हैं। रेड बॉल का एंगल आएगा 45 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 360 डिग्रीज। कितना बनेगा? 83.93 डिग्रीज। उसके बाद फिर हम ग्रीन का एंगल बनाएं अगर, तो 50 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 360 डिग्रीज, 93.26%। उसके बाद फिर ब्राउन का अगर एंगल हम बनाएं तो 38 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 360 डिग्रीज। ओह हाँ सॉरी यार, डिग्रीज है ना सारे, 70.88 डिग्रीज। उसके बाद फिर वाइट का अगर एंगल बनाएंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 360 डिग्रीज, और फिर पाई चार्ट तो आप सबको बनाना आता है ना। सर्कल होता है, पहले 83 डिग्रीज, फिर 93 डिग्रीज आ रहा है, फिर 70 डिग्रीज आ रहा है, फिर 111 डिग्रीज आ रहा है। अलग अलग एंगल से हर चीज़ रिप्रेजेंट करी जाती है। लेकिन इसका सिर्फ सवाल ये था व्हाट विल बी द डिफरेंस इन साइज ऑफ एंगल्स बिटवीन ग्रीन एंड रेड बॉल्स। ग्रीन बॉल्स का जो एंगल और रेड बॉल्स का जो एंगल है, इसकी साइज में डिफरेंस क्या है? कितना डिफरेंस है? 9.3 डिग्री। ठीक है, फिर 28 इन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हाउ मच एरिया इज कवर्ड इन द बॉक्स। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बॉक्स में कितना एरिया कवर होता है बताओ? अगेन ये चैप्टर नंबर 7 है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बोला था कि यार 3 घंटे की क्लास है दिसंबर बैच की, आ जाना भाई, चैप्टर नंबर 7 कर लेना। हाँ तो मैं भी तो बैठा ही था ना। 3 घंटे कहाँ घूमा? कोई गैप नहीं आ रहा था। नहीं थी उस दिन, थोड़ी थी उस दिन मेरी, उसके बाद आप लोगों की क्लास थी। कोई गैप नहीं था, किसी किस्म का कोई गैप नहीं था, अच्छी तरह याद है मुझे। जाओ स्क्रॉल अप करो मैसेजेस। पॉज करूँ वीडियो? पॉज करूँ वीडियो? 1-1.5 हफ्ता हो गया। पिछली क्लास की बात नहीं कर रहा, उससे पिछली क्लास की बात। हाँ उसमें तो मैं बोल भी नहीं रहा ना, उसमें तो करवाया भी नहीं है। उसमें स्टेम एंड लीफ है, बॉक्स एंड विस्कर है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, फ्रैक्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। देखो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का अच्छा दूसरा नाम क्या होता है? 5 नंबर समरी। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का दूसरा नाम होता है 5 नंबर समरी। बनाते किस तरह से है? एक टाइमलाइन, एक नंबर लाइन होती है, ठीक है ना, 10, 20,
30, 40, 50, 60, इस तरह से उस पर नंबर्स होते हैं। लेट्स से लोएस्ट वैल्यू, आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं। एक है आपके पास लोएस्ट वैल्यू डेटा की, वो है फॉर एग्जांपल 13। फिर आपके पास लेट्स से आपके पास है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 57, ठीक है। फिर आपके पास एक चीज़ कहलाती है Q1, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। लेट्स से लोअर क्वार्टाइल जो है ना वो आपका है 20। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल से पहले 25% चीज़ें और बाद में 75% चीज़ें होती हैं। फिर आपका एक Q2 है सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल को हम लोग मीडियन भी कहते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। लेट्स से आपका मीडियन या मिड वैल्यू इस केस में है 30। मीडियन का क्या मतलब होता है? 50% चीज़ें इससे पहले हैं और 50% चीज़ें इसके बाद हैं। फिर आपके पास एक चीज़ होती है Q3। Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। लेट्स से हमारा Q3 या अपर क्वार्टाइल जो है वो है 40। इससे पहले 75% चीज़ें होती हैं, बाद में 25% चीज़ें होती हैं। तो ये 5 चीज़ें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पर लेबल्ड होती हैं। लोएस्ट वैल्यू 13 है अगर, तो जहाँ पर 10 और 20 है उसके बीच में लेट्स से मैंने एक छोटी लाइन बनानी है, छोटी लाइन बनानी है। लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के लिए एक छोटी सी बार लाइन बनती है। हाईएस्ट वैल्यू 57 है तो यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन बना दी। Q1 यानी कि जो लोअर क्वार्टाइल है उस पर एक बड़ी लाइन बना दी। Q2 यानी कि मीडियन पर एक बड़ी लाइन बना दी। Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल पर एक बड़ी लाइन बना दी। इन तीनों बड़ी लाइंस को इस तरह से मिलाकर एक बॉक्स बना दिया और जो छोटी लाइंस हैं उनको सेंटर से इस तरह से मिलाया। इस डायग्राम को हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलते हैं। इस पर आपके पास 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू है, फिर Q1 है, फिर मीडियन है, फिर Q3 है और फिर हाईएस्ट वैल्यू है। सही है। अब देखो ये चीज़, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है। ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। उसका सवाल था इन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हाउ मच एरिया इज कवर्ड इन द बॉक्स। विस्कर क्या होता है, बॉक्स क्या होता है? विस्कर्स ये लेफ्ट और राइट साइड पर लाइंस आ रही हैं इसको विस्कर कहते हैं और बीच में जो बना हुआ है Q1 से Q3 वो बॉक्स कहलाता है। अब देखो अगर इस बॉक्स की बात करते हैं तो ये Q3 की वैल्यू बताता है सबसे ज्यादा की साइड, सबसे कम की साइड क्या बताता है? Q1 की वैल्यू। Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब ये कि इससे पहले 25% चीजें, बाद में 75% चीजें। Q3 का क्या मतलब है? Q3 का मतलब है इससे पहले 75% चीजें, बाद में। अब मुझे बताओ Q1 से Q3 के बीच ये क्या, ये कितना परसेंट होगा? 50% होगा ना, ये 50% होगा। देखो Q3 के बाद 25% है, Q1 से पहले 25% है, बीच का 50% ये है, तो आंसर होगा 50%। बॉक्स के अंदर 50% चीजें आती है ना। इन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हाउ मच एरिया इज कवर्ड इन द बॉक्स। नहीं कैलकुलेट करनी होंगी ना भाई, बाकी विस्कर भी 50% है। सही है। बॉक्स जो है ना वो बीच की 50% वैल्यूज कवर करता है। बॉक्स जो है वो बीच की 50% वैल्यू कवर करता है, यानी कि 25% टू 75% ये वैल्यूज जो है ये बॉक्स से कवर होती हैं। ठीक है, मैं अगेन एम्फेसाइज करूंगा चैप्टर 7, 8 और 9 ये लाजमी तौर पर कर लो। अभी अभी लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं। 7 तो सीक्वेंस में मैंने भेज भी दिया था, 8 शायद नहीं भेजा हो सीक्वेंस में, लेकिन वो भी देख लेना एक बार, या बुक की रीडिंग कर लो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन रिवाइज करनी पड़ेंगी ना, 5-10 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका अब सिलेबस से डिलीट हो गया है। AFC में था, PRC में नहीं है। ठीक है, AFC में था, डेरिवेटिव्स के टॉपिक से रेलेवेंट, PRC में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30,
विच लाइन शोज नेगेटिव स्लोप? G2H। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 अब ये बोलता है व्हाट इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। मोड का एक अभी जो है ना कल परसों जो क्लास हुई थी दिसंबर की उसमें डिस्कस किया था। मोड के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो अनग्रुप डेटा का तरीका, अनग्रुप डेटा का तरीका तो वही हो गया कि 7 चीजें तो बीच वाली चीज, 8 चीजें तो बीच वाली 2 चीजों का एवरेज। एक ग्रुप डेटा है उसका फॉर्मूला है, और एक जो है ना आपके पास अगर सवाल में हिस्टोग्राम बना हुआ हो ना तो उससे मोड कैसे कैलकुलेट करना ये है। अब देखो अगर आपके पास ये हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, या आपके पास हिस्टोग्राम्स है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई डायग्राम आएगा ना तो सबसे पहले तो आप इसमें ढूंढोगे कि आपका मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास का मतलब है कि वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो है ना ये मॉडल क्लास बन गया। ठीक है। अब जब आप मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको मोड कैसे ढूंढना है। जो मॉडल क्लास है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगले हिस्टोग्राम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से क्रॉस लाइन बनाओगे। मैं वापस से पहले स्टेप रिपीट करता हूं। जो मॉडल क्लास वाला हिस्टोग्राम है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगले वाले हिस्टोग्राम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर को स्केल से ज्वाइन करोगे। फिर मॉडल क्लास के हिस्टोग्राम के टॉप राइट कॉर्नर को पिछले वाले हिस्टोग्राम के टॉप राइट कॉर्नर से ज्वाइन करोगे। अगर मैं इसको यूं दिखा दूं, लेट से ये थोड़ा सा देखो, यहां से यहां पर पहले एक लाइन मिलाना सीधी, फिर यहां से यहां पर एक लाइन मिलाना सीधी। अब जरूरी नहीं है दोनों बिल्कुल बीच में टकराए। हाँ देखो, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, शेप कुछ भी बन सकता है। जहां पर ये दोनों कट होंगे ना वहां से एक डॉटेड लाइन नीचे बनाई सीधी। यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई आ रही होगी ना एक्स एक्सिस पर, वो आपका मोड होगा। ठीक है। तो टॉप राइट से टॉप राइट, टॉप लेफ्ट से टॉप लेफ्ट, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे आओगे और नीचे रीड करोगे। यहां पर मोड लिखा हुआ होगा, जो आपकी एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू आ रही होगी। अब यहां पर यह गलती नहीं करना कि बिल्कुल ये 10 है ये 20 है, तो क्या आएगा आंसर? 15? नहीं, हाँ जरूरी नहीं है कि आंसर 15 ही है। देखो ऐसा हो सकता है ना, एक बार इधर है, एक बार इधर है, और एक बार जो है ना बिल्कुल इधर है साथ में। तो अब देखो आपके पास ये यूं जा रहा होगा और ये वाला लाइन यूं जा रही होगी, यूं लाइन, यानी कि आपका मोड जो है ना वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा। और लॉजिकली भी देखो ना, इसके बाद वाली बार भी ज्यादा है, यानी कि वहां पर फ्रीक्वेंसीज एक्यूमुलेटेड ज्यादा हुई हुई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही टकरा है, वरना तो ये पूरी ख्वारी कौन करता। हम बोल देते कि इसकी जो मिड क्लास है वो आपका मोड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो भी बार होगा उसके सेंट 15 ही आए, बीच में ही आएगा। तो बीच में ही आना, तो ये डंडियां क्यों बनानी है? ठीक है, नहीं आ सकता। देखो अगर ये वाला केस देखो, तो इस वाले केस में तुम जब क्रॉस बनाओगे दोनों लाइंस तो वो राइट साइड पर जा रही होंगी। हाँ बिल्कुल सेंटर में तब जा रही होंगी जब मिसाल के तौर पर पिछला बार और अगला बार जो है ना उसकी हाइट बिल्कुल सेम हो। ठीक है ना, बिल्कुल सेम हो, फिर एक अलग बात है। ठीक है। अच्छा 32 मॉडल क्लास में, मॉडल क्लास क्या है? वो बार
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे या जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, मोड ना। हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आप क्या ढूंढोगे? मॉडल क्लास ढूंढोगे। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास वो वाला क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तुम्हें लेट से क्लास इंटरवल दिए हुए 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 5, 15, 10। तो जब तुम इसका ऑब्वियसली हिस्टोग्राम बनाओगे तो इसका हिस्टोग्राम कैसा होगा? इसका हिस्टोग्राम ऐसा होगा ना, 1 से 10 वाला बार 5 की फ्रीक्वेंसी पर। थोड़ा सा इसको चलो प्रॉपर बनाते हैं। उसके बाद जो इसको मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ बुक्स के हिसाब से जो है ना, जैसे ना हामिद हकीम में तुमने रीडिंग तो कर ही ली होगी, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। बाई मॉडल डेटा पढ़ा है उसमें? बाई मॉडल डेटा। अच्छा एक मिनट रुको, देखो ये वाला केस जो है ना, ये 5, फिर ये 15, 5, 10, 15 यहां तक जाएगा ना, और फिर 10 है ना। इसमें आप इसको और इसको क्रॉस करोगे, इसको और इसको क्रॉस करोगे, समझ गए हो ये? अब वो जो बाइट मॉडल डेटा वाली बात है ना, बाई मॉडल डेटा पता है? हामिद हकीम की बुक है, निकालो बुक। वैसे मैं चलो एक आइडिया देता हूं, फिर ये कर लेते हैं पहले 35 सवाल, फिर उसको डिस्कस करता हूं। सुनो जरा गौर से। हाँ देखो, लेट से 1, 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7। मोड क्या है? बाई का मतलब क्या होता है? तो ये क्या है? बाई मॉडल डेटा। भाई अगर पूछे कि ये वाला 6 तरह के डेटा सेट्स दिए हुए हो, एक ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, या कोई भी 6 तरह के डेटा सेट्स दिए हुए हैं, बोले बाई मॉडल डेटा सेट आइडेंटिफाई करो। तो ये बाई मॉडल डेटा सेट है। बाई मॉडल डेटा सेट क्या होता है? जिसमें 2 मोड्स हो। यहाँ पे कितने मोड्स हैं? कौन कौन से? 3 और 5, सही है, 3 और 5। अब जरा बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, अभी हम रीडिंग करते हैं इससे। एक इंटरेस्टिंग बात, ऊपर वाला डेटा क्या है? 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है? 3, 3, 3, फिर 5, 5, 5, 7, यही है पूरा। हटा दिया। अब बताओ मोड क्या है? एक मोड बचा। क्या बात है, कौन सा बचा? 3 या 5? हाँ तो मोड क्या होगा? कोई मोड नहीं है, हैं? यही तो अभी तो तुम पढ़ना शुरू करोगे। हामिद हकीम में जब तुम रीडिंग करोगे, वैसे तो करते ही हो, रिवाइज करवा रहा हूँ। डेफिनेशन मोड की लिखी हुई है कि मोड वो वैल्यू नहीं, मोस्ट रिपीटेड नहीं, मोड वो वाली वैल्यू होती है जो आजू बाजू उसके जो आ रहा है ना, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। सुनो जरा, 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसके लेफ्ट साइड पर 1 आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट पे क्या आ रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है। कितनी बार आ रहा है? एक बार। मोड वो नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे पहले और बाद वाले नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तब तो 3 मोड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इससे क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 बराबर में एक तरफ 1 आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, सही है, मान लिया उससे ज्यादा। हाँ नहीं, वो तब तो हमारा दिमाग छोटा था ना, ऐसी बात नहीं है। वो तो उसमें कभी ऐसे सवाल इतने कॉम्प्लेक्स आते भी नहीं थे। S1 का पेपर देखो, अभी तुम यूं देखोगे, यूं 15 मिनट में 10 मिनट में कर लोगे, सच बात है। S1 का अगर अभी अब पेपर देखोगे तो 5 से 10 मिनट में कर लोगे, 15 मिनट में कर लोगे। 6 सवाल थे और पता ही था, एक नॉर्मल का, एक ये शुरू वाला, एक ये खत्म, एक मीन स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो बस ये रिवाइज करवा रहा था। वैसे तो तुमने हामिद हकीम में एक बार रीड करी भी है, दूसरी बार रीड करोगे तो दिमाग में रहेगा। मैं एक काम करता हूँ,
एक काम करता हूँ, चलो यहाँ तक इस वीडियो को ब्रेक करता हूँ, हामिद हकीम से ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर 32 ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर इस